हेलो फ्रेंड्स, कहानियाँ किसे चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए कहानी का अंतिम भाग शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मेरे लिए इस बात को स्वीकार करना एक बड़ा शौक था कि आकाश अब इस दुनिया में नहीं है। मेरा रो रो कर बुरा हाल था, पर मैंने अपने आप को किसी तरह से समेटा और आगे के लिए मानसिक रूप से तैयार करने लगी। हम सब ने मिलकर शाम को ही टैक्सी से आकाश के गांव, जो लगभग 200 किलोमीटर दूर था, जाने का तय किया। टैक्सी शहर से निकलकर तकरीबन 100 किलोमीटर ही चली थी कि खराब हो गई। ड्राइवर ने आगे जाने से मना कर दिया। रास्ता बियाबान था, रात हो रही थी, कोई ट्रैफिक भी नहीं था। तभी एक चरवाहा अपने मवेशियों को ले जाता हुआ दिखा। उससे गांव जाने के बारे में पूछा तो उसने बताया गांव को जाने वाली आखिरी बस 4 बजे निकल गई और कोई साधन अब नहीं मिलने वाला। 7 बजने को थे, अंधेरा बढ़ने लगा था। सब बहुत चिंतित थे, न पीछे जा सकते थे न आगे। किसी को कुछ नहीं सूझ रहा था कि अचानक शहर की ओर से आती एक गाड़ी की लाइट नजर आई। विकास अली ने हाथ देकर उसे रुकवाया। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आगे शुरू करते हैं। अंदर से एक सफ़ेद बालों और दाढ़ी वाले बुजुर्ग ने झांका। पूछा, क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई? हमने उनसे लिफ्ट के लिए रिक्वेस्ट की। आ जाओ, अंदर आ जाओ। उनके इस जवाब से सब लोगों की जान में जान आई। हम लोग उनके साथ लिफ्ट लेकर गांव पहुंचे। आकाश के घर में घुसते हुए उसकी कही हर बात मेरे कानों में गूंजने लगी। एक कमरे में कुछ महिलाएं, एक बुजुर्ग सी महिला जो शायद आकाश की माँ थी, को घेरे बैठी थी। मैं और श्वेता जाकर उनके पास बैठ गए। श्वेता ने बताया, हम आकाश के साथ पढ़ते थे। अच्छा अच्छा, हाँ, तुम लोगों की बड़ी बातें करता था आकाश। उन्होंने आंखों में आए आंसुओं को रोकते हुए कहा। मैं श्वेता हूँ और ये प्रिया। वो अली, विकास और रानी, सबको उनसे इंट्रोड्यूस करवाया। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, रात बहुत हो गई, आप लोग सो जाइए। उन्होंने किसी को आवाज़ दी और उनके साथ अली और विकास को पड़ोस के घर में सोने भेज दिया। रानी, श्वेता और मुझे कहा, आप लोग बगल के कमरे में सो जाइए। श्वेता और रानी तो चली गई, पर मैं वहीं रुकी रही। तुम भी चली जाओ, वो मुझे रुका हुआ देखकर बोली। माँ जी, मैं थोड़ी देर में चली जाऊंगी, मैंने कहा। अच्छा कहकर वो बगल में सोई काजल को थपकी देने लगी और कहने लगी, आप लोगों का धन्यवाद। आप लोग आए मेरा दुख बांटने, पर मुझे जो दुख भगवान ने दिया है उसको तो मुझे ही उठाना पड़ेगा। मैं ये 1 साल की काजल का क्या होगा, सोच के कलेजा मुंह को आता है। कहकर वो सुबक पड़ी। मैं उठ के उनके पास गई और उनको संभाला। माँ जी, आपको विश्वास तो नहीं होगा, पर ये सच है। हादसे के बाद आकाश मेरे से मिला था, उनको सारी बात बताई। वादे वाली बात सुनकर वो फूट फूट के रोने लगी। रोते रोते कहने लगी, बहुत चाहता था तुम्हें आकाश। हम दोनों सुबकने लगे। मैंने रुक कर कहा, आप चिंता मत कीजिए, अब मैं हूँ। आपकी और काजल की जिम्मेदारी अब मेरी है। ये सुन वो थोड़ा संभली और बोली, पर बेटा ये कैसे होगा? तुम्हारे रिश्तेदार, हमारे रिश्तेदार क्या कहेंगे? समाज क्या कहेगा? फिर तुम्हारी अपनी भी तो जिंदगी है। माँ जी, मेरे तो कोई रिश्तेदार हैं नहीं, और आपके भी, जैसा कि आकाश ने बताया था, कोई नज़दीकी रिश्तेदार नहीं है जो कोई ऐतराज़ करे। वैसे भी कोई रिश्तेदार अभी कहाँ आया आपका दुख बांटने। उनकी चिंता मत करिए। जहाँ तक समाज की बात है उसका सामना मैं करूँगी, मैंने उनको समझाते हुए कहा। पर बेटा, कल तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारे अपने बच्चे, अपना घर। कहकर वो रुक गई। फिर बोली, बुरा मत मानना, बहुत मुश्किल होता है बेटा, अपना बच्चा अपना ही होता है। फिर तुम्हारे पति इस बात को स्वीकार करे या नहीं, क्यों अपनी जिंदगी को दांव पर लगाती हो? भगवान भरोसे हैं हम, राम भला करेंगे। कहकर वो फिर सुबकने लगी। पति होगा तब ऐतराज करेगा ना। मैं शादी ही नहीं करूँगी माँ जी। काजल ही अब मेरा जीवन है, आप दोनों ही अब मेरा परिवार हैं। मेरे में न जाने कहाँ से इतनी हिम्मत और दृढ़ शक्ति आ गई थी। नहीं बेटा, तुम सोच कर देख लो, कई बार भावनाओं में आकर उठाया हुआ कदम बाद में पश्चाताप का एहसास कराता है। माँ जी ने मुझे समझाने का प्रयत्न किया। पश्चाताप तो मेरा पूरा नहीं होगा अगर मैंने ये नहीं किया तो। सारी उम्र आत्मग्लानि की आग में जलती रहूंगी मैं। और आकाश से किए हुए वादे का क्या? उसकी आत्मा का यूं आना, मेरे पर विश्वास करना, मतलब उसे मुझसे आशा थी, मेरे पर विश्वास था, उसका विश्वास यूं ही तोड़ दूं? नहीं माँ जी, नहीं।
मैंने इरादा कर लिया है और आज मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं कभी शादी नहीं करूँगी और काजल को अपनी बेटी जैसा प्यार दुलार दूंगी। मैं अपने निश्चय पर अटल थी। पर बेटी, मेरा कोई भरोसा नहीं। आज हूँ कल नहीं। तुम कैसे इस बच्ची को अकेले संभालोगी? तुम तो खुद एक बच्ची हो, कोई अनुभव भी नहीं बच्चे के रखरखाव का। वो अभी भी मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी। माँ जी, जब लड़की पहली बार माँ बनती है तब भी तो उसको कोई अनुभव नहीं होता। वो भी तो अपने बच्चे को संभाल ही लेती है। मेरी दृढ़ शक्ति के आगे माँ ने भी हार मान ली। काजल और माँ को लेकर मैं अपने शहर चली आई। श्वेता और बाकी दोस्तों के कहने पर काजल के कानूनी तौर पर गोद लेने की औपचारिकताएं भी पूरी कर ली। अब काजल मेरी कानूनी तौर पर बेटी थी। काजल भी धीरे धीरे मेरे से घुल मिल गई। हम दोनों को यूं घुलता मिलता देख माँ जी भी प्रसन्न रहने लगी। काजल का पास के एक प्ले स्कूल में दाखिला कराया गया और उसकी देखरेख के लिए एक मेड भी रख ली। मेरे ऑफिस से आते ही काजल मेरी गोद में चढ़ जाती और अपनी टूटी फूटी भाषा में अपने पूरे दिन के बारे में बताती। मेरी गोद में बैठकर ही खाना खाती। एक दिन माँ जी हमको खेलता देख कहने लगी, तुमने इसे असली माँ के जैसा प्यार दिया है। अब मैं चैन से मर सकूंगी। भगवान तुम्हें सलामत रखे। ऐसे क्यों कह रही हो माँ जी? मैंने टोका तो कहने लगी, और नहीं तो क्या, एक बस इसकी चिंता थी, पर अब नहीं है। और अब दिन ही कितने बचे हैं। और वास्तव में ऐसा ही हुआ। कुछ दिन बाद माँ जी भी चल बसी। मैं फिर से अकेली हो गई थी, पर इस बार मेरे पास जीने की, हंसने की एक खूबसूरत सी वजह थी काजल। काजल को बड़े स्कूल में एडमिशन कराने का वक्त आ गया था, पर सबसे बड़ी चिंता थी उसकी देख रेख की। माँ के जाने के बाद मेड के भरोसे मैं उसे पूरे दिन नहीं छोड़ना चाहती थी। और मेरे ऑफिस का टाइम 7:30 से 6:30 तक का था। बात धर्म संकट की थी, पर मैं काजल के साथ कोई चांस नहीं लेना चाहती थी। इसलिए मैंने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। श्वेता को जब ये बताया तो गुस्से से बोली, पागल हो गई हो क्या? इतनी अच्छी जॉब, अच्छी सैलरी, अच्छा फिर क्या करोगी? खर्चा कैसे चलेगा जरा बताओ। देखते हैं, मैंने कहा। न जाने कहाँ से इतने दृढ़ फैसले की हिम्मत मेरे में आ गई थी। ये सब आकाश का ही तो उधार था। उसने ही मुझे जीना, वक्त से लड़ना सिखाया था। बात उसकी सही थी। फ्लैट का किराया, काजल के स्कूल की फीस, ये सब को लेकर मैं चिंतित थी। मैं नौकरी छोड़ने से पहले दूसरी नौकरी ढूंढने लगी। कोशिश कर रही थी, पर कहीं बात नहीं बन रही थी। कहते हैं ना कि अगर आपके इरादे मजबूत हों और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो अवसर अपने आप पैदा हो जाते हैं। काजल को रोजाना शाम को मैं अपार्टमेंट के पार्क में ले जाती थी। वहाँ और भी बच्चे आते थे। काजल बच्चों के साथ खेलती और उसके साथ मैं भी खेलने लगती थी। मुझे भी उनके साथ खेलने में बड़ा मज़ा आता था और बच्चे भी मेरे साथ बहुत इंजॉय करते थे। एक दिन जब हम लोग खेल कर वापस जा रहे थे तो पीछे से आवाज़ आई, एक्सक्यूज मी। देखा तो एक महिला खड़ी थी। जी आप? मैंने पूछा। मैं मिसेज खन्ना, इसी बिल्डिंग में रहती हूँ। सी ब्लॉक में एक स्कूल में प्रिंसिपल हूँ। आपको अक्सर बच्चों के साथ खेलते हुए देखती हूँ। आप बहुत जल्द बच्चों के साथ घुल मिल जाती हैं और बच्चे भी आपको बहुत पसंद करते हैं और आपकी कंपनी को लाइक करते हैं। ये हुनर बहुत ही कम लोगों में होता है। जी थैंक्स। मैंने शिष्टाचारवश कहा तो वो आगे कहने लगी, दरअसल मैं आपकी ही जैसी एक लड़की को ढूंढ रही थी जो हमारे स्कूल के बच्चों को खेल खेल में सिखा सके और कुछ ऐसी एक्टिविटी डिज़ाइन कर सके जो बच्चों को स्कूल आने के लिए मोटिवेट कर सके। पर मैं तो एक फैशन डिज़ाइनर हूँ, स्कूल का कोई अनुभव नहीं मुझे। मैंने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। वो मुस्कुराई और कहने लगी, मेरे हिसाब से किसी काम को परफेक्टली करने के लिए उसकी स्किल्स या उसके अनुभव से कहीं ज़्यादा पैशन की ज़रूरत होती है। और जिस काम को इंसान करते हुए एंजॉय करे वो काम हमेशा परफेक्ट होता है। और आप में दोनों चीज़ें हैं, पैशन और आप बच्चों के साथ एंजॉय भी करती हैं, है न? आप मेरे अनुसार उस प्रोफाइल के लिए सबसे फिट रहेंगी। क्या आप हमारे लिए काम करेंगी? आपको स्कूल की तरफ से कई सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें शामिल होगी आपके रहने के लिए फ्लैट और बच्चे की पढ़ाई फ्री। सैलरी आप जो बोले, कहकर वो फिर मुस्कुराई। मेरे मन की मुराद पूरी हो गई थी। ऐसा प्रतीत हुआ जैसे साक्षात भगवान मेरी मदद करने को आए हों। मैंने वो स्कूल में नौकरी कर ली, काजल का भी एडमिशन करा दिया। जीवन यूं ही चलने लगा।
काजल अब बड़ी हो रही थी। जब भी वो अपने पापा के बारे में पूछती तो मैं आकाश की तस्वीर दिखाती और बताती कि उसके पापा कितने हिम्मत वाले थे। अक्सर अकेले में आकाश की तस्वीर के सामने खड़े होकर मैं पूछती, मेरे से काजल के पालन पोषण में कोई कमी तो नहीं रही? मैंने अपना वादा ठीक से निभाया ना? अरे कहाँ खो गई? श्वेता की आवाज़ से मेरा ध्यान टूटा। मैंने हंसते हुए कहा, अरे यूं ही यादों में खो गई थी। तुम जाओ जल्दी हाथ मुंह धोकर आओ, मैं नाश्ता लगाती हूँ। श्वेता को वॉशरूम दिखाकर मैं किचन में नाश्ता बनाने लगी। नाश्ता लेके जैसे ही डाइनिंग टेबल पर पहुंची तो वहां देखकर एक बार तो होश ही उड़ गए। आकाश तुम? मैं आकाश को देखकर अपनी जगह जैसे जम सी गई। हाँ, डरी तो नहीं तुम? उसने मुस्कुराते हुए पूछा। मेरी सांसें तेजी से चलने लगी, आंखों से आंसू बह निकले। मैं दौड़कर उसके पास गई, उसको छू कर देखा, तुम, और फिर उससे लिपट गई। आकाश, इससे ज़्यादा मैं बोल नहीं पाई और आंखों से सैलाब निकल पड़ा। वो अपने अंदाज में हंसते हुए बोला, फिर वही रोना धोना, अब क्यों रो रही हो? मैंने अपने आप को थोड़ा संभालते हुए कहा, इतने दिन कहाँ थे, कितनी अकेली थी मैं, पहले भी तो आ सकते थे जैसे उस दिन आए थे। वो मुस्कुरा के बोला, मैं आया था कई बार। अच्छा झूठ मत बोलो, आए थे? अच्छा बताओ जरा कब आए थे? मैंने रोते हुए पूछा। वो फिर मुस्कुराया, आया था पर नज़र नहीं आया। वो कहने लगा, डॉक्टर मेघा का सिगरेट के धुएं को नोटिस करना कितना मददगार रहा। तुम्हें ये प्रूफ करना कि तुम मेरे से मिली थी, वरना लोग तो तुम्हें पागल ही समझ बैठते। वो महज संयोग नहीं था। और वो बूढ़े सज्जन याद हैं जिन्होंने तुम लोगों को अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी थी जब तुम लोग मेरे गांव जा रहे थे? वो मैं ही तो था। ओ माय गॉड, मेरा मुंह अचरज से खुला रह गया। मिसिज खन्ना का यूं आना और जॉब ऑफर करना, वो क्या था? वो सब मैंने ही तो किया था। मैं तुम्हें दिखता नहीं पर तुम लोगों के आस पास ही रहता हूँ। उसकी बातें सुनकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। अनायास ही मुंह से निकल पड़ा, हे भगवान, मेरे सपने को, मेरी जिंदगी को तुमने अपना सपना, अपनी जिम्मेदारी समझी तो मेरी भी तो थोड़ी जिम्मेदारी बनती है ना? कहकर वो फिर मुस्कुराया और हंसने लगा। प्रिया, मैं तुम्हें थैंक्स कहने आया हूँ कि तुमने मेरा वादा बहुत खूबी से निभाया। उसके लिए तुमने बहुत त्याग और बलिदान दिए, उसके लिए मैं तुम्हारा कृतज्ञ हूँ। कृतज्ञ तो मैं रहूँगी तुम्हारे प्रति कि तुमने मुझे जीना और हालातों से लड़ना सिखाया। उस दिन सुब्रमण्यम सर की क्लास में मेरा प्रेजेंटेशन खराब हो जाने के बाद कितनी इंसल्ट हुई थी मेरी। उसके बाद मैंने मन ही मन सोच लिया था कि ये कोर्स छोड़ दूंगी, पर तुम्हारी कही हुई बातों ने मुझे एक अनोखी शक्ति और जोश से भर दिया था। जीवन के फलसफे तुमने ही तो सिखाए, और तो और मुझे उस दिन के लिए माफ़ भी कर दिया जब तुम मुझे अपने माता पिता से मिलाने के लिए मेरा इंतज़ार करते रह गए और मैं नहीं आई। ये सब एहसान ही तो है मेरे ऊपर। आंसू मेरे आंखों से और शब्द मेरे होठों से निकले जा रहे थे। उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लेते हुए मेरे आंसू पोंछते हुए मुस्कुरा के बोला, अब मेरे जाने का समय आ गया है। मतलब अब तुम नहीं आओगे? मैंने जिज्ञासावश पूछा। ज़रूरत हुई तो आऊँगा, कहते हुए उसने मुझे गले लगाया और फिर तेजी से दरवाजे से बाहर निकलकर नज़रों से ओझल हो गया। अरे किससे बात कर रही थी? श्वेता कमरे से निकलते हुए बोली। अरे नहीं, यूं ही बस तुम बैठो, नाश्ता करो। मैंने उसको नाश्ते की टेबल पर बुलाते हुए कहा। आकाश से मिलकर बहुत हल्का महसूस कर रही थी, शायद इसलिए कि मैंने उसको दिया वादा अभी तक तो ढंग से निभा दिया था। बहुत देर उस पर्दे को देखती रही जो उसके तेजी से बाहर निकलने पर अभी भी उड़ रहा था, यही सोच कर कि शायद फिर मुलाकात हो।